और एक फंक्शन है। अगर हमको इनको एक्सेस करना होगा तो हमको पहले इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है, ठीक है? हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते। हम डायरेक्ट ऐसा नहीं कर सकते कि ये हमने लिखा यूजर डॉट, अभी देखो कोई सी भी प्रॉपर्टी है तो फंक्शन तुम्हें नहीं दिख रहा होगा, है ना? इसका एक ना कोई एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, डायरेक्टली हम क्लास के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते। तो अभी देखते हैं कि क्या हम उसको एक्सेस कर सकते हैं उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू। ये देखो एज भी आ रहा है और ग्रीट भी आ रहा है, दोनों ऑप्शन आ रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर जब तक हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, ये क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट बनाया हमने पहले यूजर क्लास का, यूजर वन नेम से, तब हम उसके अंदर की प्रॉपर्टीज और फंक्शन जो भी उसके अंदर डिफाइन होगा वो हम एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार ग्रीट रन करके। ग्रीट इनपुट में कुछ स्ट्रिंग लेता है, तो मैं आदित्य टाइप कर देता हूँ और रन करके देखते हैं। एक सेकेंड, कोई दूसरी क्लास है क्या ये? ग्रीट प्रिंट नहीं कर रहा है क्या? अच्छा, सिर्फ रिटर्न कर रहा है वैल्यू। प्रिंट फंक्शन के अंदर इसको यूज करते हैं। क्या है कि जो ग्रीट रिटर्न कर रहा है वो रिटर्न नहीं कर रहा, कुछ डायरेक्ट इससे प्रिंट ही करा देते हैं ना। ग्रीट फंक्शन हमने एक बनाया, ग्रीट फंक्शन क्या करेगा, प्रिंट कराएगा हमारी ये वैल्यू। ठीक है, अभी देखते हैं प्रिंट होता है या नहीं। हमने ग्रीट फंक्शन को कॉल किया यूजर वन के ऑब्जेक्ट पे, ये हमारा ग्रीट फंक्शन कॉल हो गया। लेकिन अगर यही चीज हमको विदाउट इसका ऑब्जेक्ट बनाया करना हो तो हमारे पास यही ऑप्शन होता है कि हम इसको इसके अंदर एक कंपेनियन ऑब्जेक्ट। क्या, वेयर एज, ये हमने अगर उठा के इसके कंपेनियन ऑब्जेक्ट के अंदर हमने डिफाइन कर दी, तो अब इसको एक्सेस करने के लिए हमको किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होगी। हम डायरेक्ट यूजर लेंगे, उसके क्लास का नेम, और ये एज हमारे लिए अवेलेबल है ना? और क्या ग्रीट का ऑप्शन कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, क्योंकि ग्रीट अभी कंपेनियन ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन नहीं है। ये अभी एक क्लास के अंदर डिफाइन है, जिसके लिए हमको कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट चाहिए ही होगा। तो कंपेनियन ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपने सारे कंपेनियंस के लिए अवेलेबल कर देता है उसके सारे रिसोर्सेस, उसके अंदर की जितनी प्रॉपर्टीज हैं, मेथड्स हैं, अगर इसके अंदर हम डिफाइन कर रहे हैं तो मतलब उनका उनका उसका यूज कोई भी कर सकता है। ये देखो, अब यूजर क्लास का हमने बिना ऑब्जेक्ट बनाए डायरेक्ट हम ग्रीट फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं और प्रॉपर्टीज को भी। तो इससे क्या है, कोड कम लिखना पड़ा हमें, एक ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ा हमें, डायरेक्ट हमने ग्रीट का यूज कर लिया फंक्शन का। ठीक है, ये यूज होता है कंपेनियन ऑब्जेक्ट का। मतलब इसके अंदर जो भी चीज हम डिफाइन करेंगे वो सारे क्लासेस के लिए अवेलेबल होगी, जैसे कि ये इनका खुद का ऑब्जेक्ट हो, मतलब खुद के फंक्शन और मेथड्स हो जो भी। किसी को कोई डाउट? ओके, हेमंत, कोई डाउट? देखा है तुमने क्या कि आधे में आया? हेलो, और बाकी देख लेते हैं फिर, चलो हो गया स्मार्ट कास्ट और एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एक सेकेंड में कोई पहले एग्जांपल कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमने प्रिंट कॉपी की। हम्म, अब इसको मैं रिमूव कर देता हूँ पुराने एग्जांपल को। एनिमल टू दे देते हैं और इसको डॉट टू। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा क्लास बनाई है जिसका नाम है एनिमल टू। ऐसा समझ लो कि एनिमल नेम से कोई भी एक क्लास हमने बनाया।
उसमें कोड क्या होगा। अभी हमें नहीं पता है कि साउंड कैसा रखना है, एनिमल अलग अलग तरह के हो सकते हैं, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि कौन सा है, बता देता हूँ। ठीक है, अगर वो आफरीन नहीं आ रही तो अभी स्टार्ट ही करते हैं प्रॉपर। पहले ये देख लेते हैं दो डाउट। एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो विवेकानंद एक बार जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ। अभी हम लोग समझ रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इसके बाद समझेंगे स्मार्ट कास्टिंग, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है कि जब कभी हमें कुछ ऐसे मतलब ऐसी क्लास हम बना रहे होते हैं, हमें क्रिएशन के टाइम पे नहीं पता होता कि उस फंक्शन में कोड क्या रहेगा या फिर उसका बिहेवियर कैसा होगा। जैसे हम यहाँ पे साउंड क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। एनिमल अलग अलग तरह के हो सकते हैं, डॉग हो सकता है, कैट हो सकते हैं। तो उसके जो चाइल्ड क्लासेस है, हमें नहीं पता कि वो कौन सी क्लास में क्या कोड एग्जीक्यूट करना है, तो हम उसको एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर देते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये क्लास इनकम्प्लीट है, इसको ऐसा समझो, इनकम्प्लीट क्लास, ये अभी कंप्लीट नहीं है, तो इससे डाउट नहीं होगा। सिंपल वर्ड में एब्स्ट्रैक्ट मतलब इनकम्प्लीट। अभी हम इसमें क्या है, हमारे पास ऑप्शन है कि जब हम इसका फ्यूचर में कोई चाइल्ड क्रिएट करते हैं तो हमारे पास अथॉरिटी है कि हम उसका कोड क्या देना चाहते हैं, मतलब वो कैसे वर्क करेगा वो फंक्शन। हमने यहाँ पे साउंड क्रिएट किया, डॉग हम बना रहे हैं तो उसमें क्या वूप, बार्क डाल देते हैं, चलो वूप नहीं समझ में आएगा, हमने साउंड में डाल दिया बार्क, डॉग इज बार्किंग। और जो कैट होगी, कैट क्लास बना लेते हैं एक, चलो कैट का अलग साउंड होगा। कैट क्या कर सकती है, म्याऊ कर सकती है। स्पेलिंग मिस्टेक हो तो समझ जाना। तो इसमें क्या हुआ कि अभी हमारे पास पूरा कंट्रोल है कि ये जो फंक्शन है इसका बिहेवियर क्या रहेगा अलग अलग चाइल्ड के हिसाब से। और इस क्लास का, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस ऐसी क्लासेस होती हैं जिनके चाइल्ड हम नहीं बना सकते, मतलब सॉरी, जिनके हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि ये क्या है, इनकम्प्लीट क्लास है। और जब क्लास ही कंप्लीट नहीं है तो हम उसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे। अगर कोई कंप्लीट क्लास होती तो हमें पता होता कि उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करना है, उसके क्या प्रॉपर्टीज होंगे, उसके क्या फंक्शन होंगे। लेकिन जब कोई चीज इनकम्प्लीट है तो उसका ऑब्जेक्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए इन क्लासेस का कभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। इसका मतलब अगर आप टेक्निकल टर्म में बात करो तो इस क्लास को हम इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक, एनी डाउट गाइस? सही है, ओके। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, डॉग एक उसका चाइल्ड बनाया जो इनहेरिट क्या कर रहा है, एनिमल क्लास को, सॉरी एनिमल टू कर देते हैं यहाँ पे, एनिमल टू क्लास को इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। और डॉग में डॉग इज बार्किंग करके प्रिंट हो रहा है, सेम फंक्शन है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, ओवरराइडिंग। हम यहाँ पे पेरेंट पेरेंट में जो इसका एक वो ब्लूप्रिंट डिक्लेयर है ना, उसको हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, उसका कोड। इसमें हम उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ एक उसका नाम हमने दे दिया कि साउंड, कि हमको ये पता है एनिमल है तो साउंड तो रहेगा ही रहेगा उसका कुछ, तो हमने सिर्फ ये बना दिया कि अगर कल को इस क्लास का चाइल्ड बनेगा तो आपको ये फंक्शन जरूर इंक्लूड करना है, इसको इग्नोर नहीं करना है। इसलिए हम पहले से ही एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर देते हैं कि जिससे कोई मिस नहीं कर दे इस चीज को, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या साउंड दिया, डॉग इज बार्किंग, और यहाँ पे हमने, सॉरी कैट होगा, कैट इज मीइंग। तो हम अब यहाँ पे कैसे डिफाइन होगा कि कौन सा साउंड प्रिंट होगा, जिसका ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे होंगे, क्योंकि एनिमल तो पेरेंट है। अगर हम डॉग का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके साउंड को कॉल करेंगे तो ये प्रिंट होगा, अगर कैट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके साउंड को कॉल करेंगे तो ये प्रिंट होगा, ठीक है। ये हुआ एब्स्ट्रैक्ट का मतलब, एब्स्ट्रैक्ट मतलब इनकम्प्लीट क्लासेस। सलोनी कोई डाउट है? इसका यूज हम तब करेंगे जब हमको पता नहीं होगा कि, अब जैसे एक और अच्छा एग्जांपल रहता है सर्कल वाला, मतलब शेप वाला। शेप हमने क्लास डिफाइन कर ली, अब अलग अलग शेप के अलग अलग एरियाज होते हैं ना, तो उसका कोड हम चाहते हैं कि पूरा कंट्रोल उसके चाइल्ड के पास रहे। अगर कोई शेप्स को इनहेरिट करके सर्कल क्लास बना रहा है तो उसमें एरिया का कोड डिफाइन कर सकता है कि एरिया कैसे कैलकुलेट करना है। हर किसी शेप का अलग अलग उसमें कोड हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन डिफाइन कर देंगे एरिया, क्योंकि हमको ये जरूर रखना है कि एरिया फंक्शन होना ही चाहिए।
हम यहाँ पे इससे कर देते हैं मस्ट होगा। अब जब भी इसका कोई चाइल्ड रहेगा ना, मतलब तो वो इसको ओवरराइड कर सकता है कि ये प्रॉपर्टीज इसके अंदर तुम रख सकते हो। चलो एक बार देख लेते हैं कि अगर हम साउंड नहीं रखते हैं तो क्या एरर आता है कि नहीं। साउंड फंक्शन हटा देते हैं, कोई एरर है? ओके। तो मतलब जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं, अगर हम उनको इनहेरिट कर रहे हैं किसी क्लास में, तो उनके जितने एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है सबको हमको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, नहीं तो एरर आएगा। तो हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं और यहाँ पे अपना खुद का कोड हम दे सकते हैं। तो ये टू डू लिख के आ रहा है, इसका मतलब कि इसका इम्प्लीमेंटेशन आपको खुद प्रोवाइड करना हो। ठीक है, स्मार्ट कास्टिंग देख लेते हैं। एक सेकंड में इसका कोड हटा देता हूँ, स्मार्ट कास्टिंग का देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे हमने एक प्रिंट लेंथ फंक्शन बनाया है जो वैल्यू में क्या रिसीव करेगा, एनी टाइप का, मतलब एनी टाइप का वैल्यू। अब एनी क्या स्टोर कर सकता है, स्ट्रिंग भी कर सकता है, इंटीजर भी कर सकता है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे कुछ भी पास कर सकते हैं। तो पहले हम प्रिंट लेंथ में पास कर लेते हैं कोई सा स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है, और एक और प्रिंट लेंथ को कॉल कर लेते हैं एक बार और इसमें पास कर देते हैं कुछ नंबर। तो हमने ये किस लिए बनाया है, ये फंक्शन क्या करेगा, ये चेक करेगा अगर वैल्यू स्ट्रिंग है तो उसको क्या करेगा, कॉल कर देगा वैल्यू की लेंथ क्या है, अगर नहीं है स्ट्रिंग तो प्रिंट कर देगा नॉट अ स्ट्रिंग। ये हमारा मतलब एक तरह से ये मैनुअल हमारी चेकिंग हो गई कि जो भी हमने वैल्यू पास की हो क्या वो स्ट्रिंग है या नहीं। अगर स्ट्रिंग है तो ये प्रिंट हो जाएगा, नहीं है तो नॉट अ स्ट्रिंग लिख के आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं टाइप कास्टिंग वर्क कैसे करता है। पहले इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। देखो पहले में क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 6 और दूसरे में आया नॉट अ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे स्मार्ट कास्टिंग वर्क कैसे कर रही है अब देखते हैं। यहाँ पे जब हमने स्ट्रिंग पास किया और जब ये चेक पास हो गया ना, तो स्मार्ट कास्टिंग क्या होती है, जब भी चेक पास हो जाता है ना तो वो वैल्यू में ऑलरेडी वो डिक्लेयर कर लेता है कॉटलिन कंपाइलर। ये इमेजिन कर लेता है कि ये स्ट्रिंग वैल्यू ही है, उसके लिए ये चीज क्लियर है, उसको ये डाउट नहीं है कि ये इंटीजर है क्या, क्योंकि उसने ये चेक पास किया हुआ है ना। ये चेक वो पास करके आया है और यहाँ पे उसने डायरेक्ट लेंथ को यूज किया पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, जैसे कि उसको पता ही हो कि ये स्ट्रिंग वैल्यू है। इधर तो कुछ भी हम पास कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर ये चेक पास हो रहा है ना तो यहाँ पे जो लेंथ कॉल कर दिया है हमने पूरे कॉन्फिडेंस से, वो किसका फायदा है, स्मार्ट कास्टिंग का। यहाँ पे हमको एक्सप्लिसिटली, जैसे जावा में हमको क्या करना पड़ता था, हमको जब भी कास्टिंग करनी होती थी ना खुद से करना पड़ता था कि अगर हम किसी ऐसी जगह पे पास कर दे रहे हैं इंटीजर, तो पहले हमको या तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ता था, खुद से मैन्युअली करना पड़ता था। तो मैन्युअली, एक सेकंड में एग्जांपल दिखा देता हूँ। टाइप कास्टिंग इन जावा एग्जांपल। कॉटलिन में हमें मतलब ये टाइप कास्टिंग करनी नहीं पड़ती है, स्मार्ट है कॉटलिन। वो समझ जाता है कि अगर ये चेक पास हुआ है तो ये पक्का स्ट्रिंग ही है। तो इसलिए जो भी स्ट्रिंग में अवेलेबल फंक्शंस हैं या मेथड्स हैं, जो भी प्रॉपर्टीज हैं, वो डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं हम यहाँ पे। जैसे ये डॉट लिखेंगे ना, सारे जो अवेलेबल चीजें हैं स्ट्रिंग के लिए, ये सारी चीजें आ गई। ये देखो, ये सारी चीजें तुम यूज कर सकते हो क्योंकि कंपाइलर को पता है कि ये स्ट्रिंग ही है। ठीक है, कोई डाउट? जावा का एग्जांपल देखना है क्या, या जरूरत नहीं है? मुझे नहीं लगता कि जरूरत है, क्योंकि उसमें हम मैन्युअली करते हैं ब्रैकेट लगा के स्ट्रिंग। ठीक है, एनी डाउट भाई? ऑलरेडी 9:30, हम लोगों को एक बार असाइनमेंट भी रिव्यू कर लेना चाहिए। हाँ ठीक है। हाँ सो सलोनी आपने असाइनमेंट किए हैं, और हेमंत एंड विवेकानंद, आप लोगों ने क्या असाइनमेंट किए हैं?
क्यों भाई? वीडियो देखें कि नहीं? ओके, वीडियो देखें तो चलो फिर क्वेश्चन आंसर ही कर लेते हैं। हम्म ओके, सो आज उल्टा स्टार्ट करेंगे। सो विवेकानंद, हम लोगों ने लास्ट डे बात की थी कंस्ट्रक्टर के बारे में। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्राइमरी कंस्ट्रक्टर इन कॉटलिन? Initialize property only, create multiple instance to allow properties to initialize during our class declaration, या prevent property initialization in to secondary allows constructor? to allows properties to be initialized during class duration. तो इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी भी बात की थी। कंस्ट्रक्टर बेसिकली जब भी हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम पैरेंथेसिस देते हैं, सो वो हमारा प्राइमरी कंस्ट्रक्टर होता है। तो अगर हम कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होंगे, हमारा प्राइमरी कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट जो है वो क्रिएट हो जाता है। और बेसिकली उसका क्या काम होता है कि जैसे हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे वैसे वैसे उसमें अगर कोई प्रॉपर्टी है उस कंस्ट्रक्टर के अंदर, उसके साथ साथ वो भी इनिशियलाइज हो जाती है। कूल। हेमंत, इन कॉटलिन द लेट इनिट मॉडिफायर, बेसिकली ये कीवर्ड होता है जो हम लोगों ने बोला था कि इसको आपको करना है, पढ़ लेना है। लेट इनिट कीवर्ड क्या होता है? सो लेट इनिट मॉडिफायर इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी टाइप? nullable, नॉन नल, लोकल या नॉट नल, वेर? हेमंत, सलोनी, लेट इनिट मॉडिफायर या लेट इनिट कीवर्ड किस प्रॉपर्टी के साथ एलिजिबल होता है? जी बताएं, ए बी सी डी। टी। इसको जनरली हम लोग एंड्रॉयड के साथ यूज करते हैं, नॉर्मल कॉटलिन में तो इतना यूज नहीं होता। बेसिकली लेट इनिशियलाइजेशन के लिए यूज करते हैं। और लेट इनिट वेर प्रॉपर्टी के साथ, ये नॉट नल वेर प्रॉपर्टीज के साथ जो है वो ये एप्लीकेबल होता है। बेसिकली लेट इनिशियलाइजेशन के लिए कि हम अभी इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं, बट हाँ इन फ्यूचर जो है वो हम इनिशियलाइज करेंगे। नॉर्मल वेर या वेल जब हम डिक्लेयर करते हैं तो उसमें कर सकते हैं, बट जब हम लेट इनिट के साथ करेंगे तो नॉट नल वेर के साथ, लेट इनिट जो होगा वो नॉट नल के साथ होगा, नहीं होगा। सलोनी, विच कॉटलिन कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट अ सिंगलटन ऑब्जेक्ट? हम लोग सिंगलटन जब क्लास पढ़ेंगे, सिंगलटन क्लासेस का होते हैं, तो अगर हमें सिंगलटन ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है तो हम लोग किस कीवर्ड का यूज करते हैं इनमें से? ऑब्जेक्ट कीवर्ड, कंपेनियन कीवर्ड, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, क्लास कीवर्ड? ऑब्जेक्ट कीवर्ड, ठीक है, नाइस। सो ये कीवर्ड लगाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सिंगलटन ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। और इसमें अगर हम कंपेनियन ऐड कर देते हैं तो इसके बाद वो हमारा क्लास लेवल को एक्सेस करने के लिए बन जाता है। विवेकानंद, बैक टू यू। मेन फंक्शन ऑफ कंपेनियन ऑब्जेक्ट इन कॉटलिन, कंपेनियन ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक क्या काम होता है? To allow static like member within a class. ठीक है, सो हम लोग कॉटलिन में कंपेनियन ऑब्जेक्ट की हेल्प से क्लास लेवल को एक्सेस कर पाते हैं। और जावा में जो कि बताया आदित्य ने ऑलरेडी कि हम लोग स्टैटिक जो कीवर्ड होता है वो यूज करते हैं, बट कॉटलिन एग्जैक्टली मतलब हमें स्टैटिक कीवर्ड की नीड नहीं होती, या कॉटलिन जो है उसमें स्टैटिक कीवर्ड नहीं होता। तो अगर हमें जावा को इंक्लूड करना है, मतलब जावा की कंपैटिबिलिटी देनी है, तो फिर हम वो @JVM स्टैटिक वाला एनोटेशन भी लगा देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो जावा की कंपैटिबिलिटी भी आ जाती है कि जावा का जो स्टैटिक कीवर्ड है वो भी सपोर्ट करने लगता है एक तरीके से। इंटरनली हम ऐसे स्टैटिक कीवर्ड टाइप करेंगे तो वो काम नहीं करेगा। सो स्टैटिक लाइक मेंबर्स विद इन अ क्लास। कूल। हेमंत, which modifier allow Kotlin property to be accessible only within the same module, सेम पैकेज या एक फोल्डर के अंदर कॉटलिन के हम प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सके, इसके लिए विजिबिलिटी मॉडिफायर कौन सा यूज करेंगे? इंटरनल, प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, प्राइवेट? एनीवन? Internal. इंटरनल, ओके। इन जनरल हम लोग इतना ज्यादा यूज नहीं करते, मेन जो हम लोग यूज करते हैं
एक तो ओपन बहुत ज्यादा यूज होता है जब हमें बिल्कुल पब्लिक करना होता है, बाकी यहाँ पढ़िए सारे लेना, इंटरनल, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, प्राइवेट। और दूसरा ओपन के साथ साथ ये प्राइवेट। हम लोग मोस्टली चाहते हैं कि हम जो भी क्लासेस क्रिएट करेंगे या जो भी चीज की वो हमारी क्लास के मेन क्लास के बाहर एक्सेसिबल ना हो। इन जनरल प्रोडक्शन में यही होता है, तो मोस्टली हम लोग प्राइवेट को बनाते हैं। बट हाँ, बाकी पता होना चाहिए इंटरनल है, प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस में जब यूज होता है तो इनहेरिट वाले में एक्सेसिबल होता है, उसके अलावा एक्सेसिबल नहीं होता है। सो इसका एक एग्जांपल देख लेना आप लोग। Saloni. When overriding a function in Kotlin, what keyword is used to enable this functionality? हम लोग जब कुछ ओवरराइड करना होता है, यानी कि इनहेरिटेंस वाली फंक्शनलिटी लगानी होती, तो इनमें से कौन सा कीवर्ड यूज करता है? ओवरराइड, एक्सटेंड, ओपन, सुपर। Override. आप सलोनी हो? वेल, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ये यूज करता है जब हम लोग ओवरराइड करना होता है, मतलब बेसिकली एक्सटेंड करते हैं कोई भी चीज, इनहेरिटेंस यूज करते हैं या एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन कोई भी का उसका हम लोग कोई और क्लास की चीज है हम अपने क्लास के अंदर लेके आते हैं, तो ये ओवरराइड यूज करते हैं। ओपन बेसिकली सलोनी तब यूज करते हैं जब हमें इसको एक्सेसिबल बनाना हो सबके लिए। जैसे कि अगर दो क्लासेस हैं और हम चाहते हैं कि वो हमारी क्लास ए जो है वो क्लास बी भी एक्सेस कर पाए, सी भी कर पाए, या फिर डी हो या और कहीं पर भी हो, मतलब वो सबके लिए खुली हुई है। बाय डिफॉल्ट अगर हम ओपन नहीं लिखेंगे अपनी क्लास के आगे तो फिर वो प्राइवेट रहे, वो फाइनल रहती है, वो हर कोई मतलब उसको एक्सेस नहीं कर सकता। इन कॉटलिन विच कीवर्ड यूज टू एक्सटेंड एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास? हम लोग जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करना होता है तो कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे, मतलब एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए, उसकी फंक्शनैलिटी के लिए नहीं। फंक्शनैलिटी के लिए तो हम लोग यही कीवर्ड यूज कर देते हैं। बट अगर हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास का को एक्सेस करना है, एक्सटेंड करना है, हमारे पास क्लास ए है, क्लास बी है, और हम चाहते हैं कि भाई क्लास बी की जो प्रॉपर्टी है वो क्लास ए के अंदर आ जाए, तो हम कैसे लगाएंगे इनमें से? ओवरराइड, एब्स्ट्रैक्ट, एक्सटेंड, कोलन। एनीवन? Colon. कोलन, राइट। हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए, इंटरफेस के लिए और इनहेरिटेंस, इन तीनों के लिए यही कीवर्ड यूज करेंगे, कोलन का, जिससे कि हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज को या उस क्लास को अपने क्लास के साथ पेरेंट चाइल्ड बना पाए। What type of class cannot be instantiated directly in Kotlin? ये अभी एग्जांपल आदित्य ने आपको दिया था कि हम लोग Kotlin की ऐसी कौन सी क्लास है जिसको डायरेक्टली हम उसका इंस्टांस नहीं क्रिएट कर सकते, यानी कि उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। एनीवन? Abstract. एब्स्ट्रैक्ट क्लास, कूल। Which of the following allow you to cast a type safely in Kotlin? इनमें से कौन सा कीवर्ड है जो अलाउ करता है हमको टाइप सेफ्टी? टाइप सेफ्टी से यहाँ पे मतलब है कि वो नॉट नल वगैरह, और नल का मतलब एक चेक करेगा पहले यहाँ पे कि बेसिकली कि वो अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा है। इज, एज, सुपर, ओवरराइड। As. बेसिकली, और यहाँ पे ये कीवर्ड आप देख के अंदाजा लगा सकते हो, अगर इस तरह का कीवर्ड मिल रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे वो हमें नेलेबिलिटी चेक करने का हमें परमिशन दे रहा है। तो अगर इस तरह की चीजें मिल जाए तो वहां पे समझ लो कि वहां पे टाइप सेफ्टी अप्लाइड हो रही है, अगर ये क्वेश्चन मार्क मिल जाता है तो। व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म इन कॉटलिन? इस वाले क्वेश्चन को हम अभी स्किप करेंगे। बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म इन जनरल, वैसे इसमें आंसर जो है वो इसका सी आ रहा है, या अलाउइंग सिंगल इंटरफेस, एक सेकंड। तो बट क्या है कि जनरली पॉलीमॉर्फिज्म वही होता है कि हम लोग एक फंक्शन होता है, एक क्लास होती है, और हमारे पास दो सेम सेम टाइप के फंक्शन हो जिसमें हम ओवरलोडिंग कर पाते हैं या ओवरराइडिंग कर पाते हैं। जनरली पॉलीमॉर्फिज्म की यही डेफिनेशन होती है। बट इसमें थोड़ा सा हम लोगों को डाउट था, तो इसलिए अभी इस वाले क्वेश्चन को हम लोगों ने स्किप किया हुआ है। एक बार इसको और अच्छे से देख के हम लोग क्लियर कर सकते हैं। इस पे इसको डिस्क्राइब करना थोड़ा सा भी मुश्किल है, इस वजह से इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप कर रहे हैं। Which of the following modifier is used to restrict access to the current class? हम सिर्फ कौन सा विजिबिलिटी मॉडिफायर हम लोग सिर्फ इसी क्लास के लिए, जिस क्लास में है उसी के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। एनीवन? एक क्लास की बाहर प्रॉपर्टीज हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे।
ये ऊपर भी अभी ऑलरेडी हम लोगों ने देखा इसी तरीके का एग्जांपल। सलोनी ने बोला प्राइवेट। ओके नाइस। सो हम लोग अगर प्राइवेट कर देते हैं किसी भी क्लास को या किसी फंक्शन को, तो वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, हम उसको बाहर किसी उस क्लास से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं, रीड नहीं कर सकते हैं बेसिकली। इन Kotlin which class declaration allow multiple classes to inherit from it? In Kotlin which class declaration allow multiple classes to inherit from it? हमारे पास ऐसी कौन सी क्लास डिक्लेरेशन होती है जो अपने आप को मल्टीपल क्लासेस में इनहेरिट करने की फंक्शनलिटी देती है? एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, सीड क्लासेस, डेटा क्लासेस, फाइनल क्लासेस। अभी हम लोगों ने देखा एक एग्जांपल इससे रिलेटेड। इवन जिसमें हम लोग दो टाइप के मेथड रखते हैं बेसिकली, इट्स एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इसमें जी ये दो होता है कि हम लोग इसमें एब्स्ट्रैक्शन मेथड भी यूज कर सकते हैं और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो इसको जो है मल्टीपल क्लासेस में यूज कर सकते हो। ये कोड स्निपेट थे, ये सलोनी ने ट्राई करके देखे हुए हैं और इसके आपको आंसर भी आ गए। तो एटलीस्ट प्लीज आपके पास 3 दिन थे, तो ये अपना भाई असाइनमेंट जो है वो कृपया करके हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई ये जरूर किया करें। असाइनमेंट छोटे छोटे रहते हैं, 4 से अगर आप इसको करने बैठोगे तो आपका 10 मिनट भी समय नहीं लगेगा, और ये छोटे छोटे एमसीक्यू थे तो इसको करने में भी 4 से 5 मिनट का समय लगता है, तो उतना टाइम तो एटलीस्ट दे ही सकते हो। और अभी बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, अभी कॉटलिन चल रहा है, आगे के जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट आएंगे वो तो और ज्यादा डिफिकल्ट आएंगे, तो एटलीस्ट ये बेसिक नहीं क्लियर होंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। खैर हमारे पास कुछ क्वेश्चन है इन्हीं से रिलेटेड, हम पहले उनको करेंगे, उसके बाद हम आज के टॉपिक्स पे बढ़ेंगे, तो जिससे कि आपके टॉपिक्स और रिवीजन हो जाए। तो जस्ट अ सेकेंड, आपके पास पहले क्वेश्चन देख लो, मैं इसको एक सेकेंड टाइप कर लेता हूँ। एक हमने कॉटलिन क्लास बना ली है, यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है, कंप्लीट द कार क्लास बाय एडिंग अ मेथड। अगर हम डबल स्लैश लगा देंगे तो इससे हम इसको कमेंट कर सकते हैं। कंप्लीट द कार क्लास बाय एडिंग अ मेथड डिटेल्स दैट प्रिंटेड द ब्रांड एंड मॉडल। तो बेसिकली आपको काम ये है, आपके पास एक कार नाम की क्लास है और ये मेन फंक्शन है। इस कार क्लास में एक हमें फंक्शन क्रिएट करना है जिसमें हम लोग क्या करा पाए, ब्रांड एंड मॉडल को प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको फंक्शन ये इंप्लीमेंट करना है, ये इनकम्प्लीट दिया है कोड बेसिकली। तो इसमें क्या करेंगे, कोई भी जस्ट मुझे बताओ, आई विल टाइप ऑन योर बिहाफ। क्वेश्चन क्लियर है ना सभी को कि आपको करना क्या है? कार रिकॉर्डिंग ऑन सचिन भाई? हाँ ओके ओके। सो कार क्लास बेसिकली आपको कंप्लीट करना है, कार क्लास को, जिसमें क्या करना है, डिस्प्ले डिटेल जो आपके सामने मेथड है, ये एक मेथड आपको बनाना है जिसमें क्या प्रिंट हो जाए, आपका ब्रांड और मॉडल प्रिंट हो जाए। तो अभी देखो ये रेड आ रहा है, मतलब कि ये वाला मेथड बना नहीं है, तो आपको ये मेथड यहाँ पे क्रिएट करना है। तो ऐसे कैसे बनाएंगे इसको कि हमें उसका आउटपुट क्या मिल जाए, कार का ब्रांड और कार का मॉडल, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में पास किया हुआ है। जब हम कार का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम जब ये डिस्प्ले डिटेल को कॉल करें, तो हम जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमें आउटपुट में ये मिल जाए ऐसे। तो इसको कैसे कर सकता है, एनी आइडिया? कुछ भी एक्सप्लेन कर दो जो भी माइंड में आ रहा हो शॉर्ट में। हम बिल्कुल पीछे से स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि मेथड कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम कॉटलिन में? मेथड बनाने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? फन। फन। और हमें कौन सा फंक्शन बनाना है, कौन सा मेथड बनाना है? डिस्प्ले डिटेल्स। तो हमें एक डिस्प्ले डिटेल नाम का मेथड बनाना है। ओके, तो हमने एक डिस्प्ले डिटेल नाम का एक मेथड बना दिया, हमारा आधा काम हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि हमें एक मेथड बनाना है डिस्प्ले डिटेल जो कि प्रिंट करे क्या, ब्रांड को और मॉडल को। तो ब्रांड और मॉडल जो है वो हमें यहाँ पर हमारे कार क्लास में, हमें यहाँ पे देखो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर में मिल रहा है, हमें जस्ट इसको प्रिंट कराना है। तो कॉटलिन में प्रिंट करने के लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? प्रिंट एलन। प्रिंट एलन। ओके, अब यहाँ पर हमें क्या प्रिंट कराना है, एक्सपेक्टेड आउटपुट में लिखा है, पहले ब्रांड लिखा रहेगा एंड उसके बाद टोयोटा लिख के आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देते हैं ब्रांड,
थोड़ा स्पेस देंगे और यहाँ पर मॉडल, यानी स्पेस छोड़ा हुआ है, वहां पे हम कुछ और लिखेंगे। तो ब्रांड की यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू आनी है। अगर हम यहाँ पर ब्रांड लिख देंगे जो ऊपर आ रहा है ऐसे करके, तो उससे ब्रांड प्रिंट नहीं होगा। या यहाँ पर अगर हम मॉडल लिख देंगे तो वो मॉडल की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, बल्कि एक्चुअल में मॉडल लिख के आ जाएगा। अगर हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, हमें जो एक्सपेक्टेड आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ब्रांड ब्रांड मॉडल मॉडल। तो देखो आपके सामने आउटपुट आ गया ब्रांड ब्रांड मॉडल मॉडल, जबकि हमें आउटपुट क्या चाहिए, ब्रांड की वैल्यू आनी चाहिए टोयोटा, एंड मॉडल की वैल्यू आनी चाहिए क्या है, ये कोरोला जो भी है, तो ये आना चाहिए। बड़ा ही खतरनाक सा नाम दिया, कोरोला क्या है, गाड़ी वाड़ी होती कोई क्या। सो फॉरेन कोटलिन में में। अगर मैं डायनेमिक वैल्यूज प्रिंट करनी होती है तो आपने सुना होगा डॉलर का एक सिग्नेचर होता है, डॉलर का सिंबल होता है। अगर हम इसका यूज करेंगे तो उससे हम लोग उसकी एक्चुअल डायनेमिक वैल्यू प्रिंट कर पाएंगे। तो जैसे हमने डॉलर को लगाया और वैसे ही हमें इसकी वैल्यू देखने को मिल गई, मतलब ये यहाँ पर उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि हम इसकी बात कर रहे हैं। सो अगर मैं इसको रन करूंगा तो हमें क्या आउटपुट देखने को मिलेगा, ब्रांड की वैल्यू एंड मॉडल की वैल्यू। सो एक्सपेक्टेड आउटपुट हमें सेम टू सेम देखने को मिल जाएगा, ब्रांड टोयोटा एंड मॉडल कोरोला। कूल। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या, काफी इजी सा एग्जांपल था। आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग कोड सो दैट डॉग क्लास ओवरराइड द मेक साउंड मेथड। ये अभी ऑलरेडी आपको आदित्य ने सेम एग्जांपल करा है, सिमिलर। सो आपके सामने ये क्वेश्चन है, अब ये आपको बताना है। पहला वाला तो ट्रायल होता है, तो हमने बता दिया। तो क्वेश्चन ये है, आपको क्या करना है, डॉग क्लास जो है वो ओवरराइड करेगा मेक साउंड मेथड को, और जिसमें आपको प्रिंट क्या कराना है, आपके सामने आउटपुट आना चाहिए बार्क। सो अगर अभी हम इस वाले प्रोग्राम को रन कराएंगे, इस मेथड को रन कराएंगे, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, सम साउंड। लेकिन आपको कराना क्या है, आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, डॉग क्लास का जब आप ओवरराइड करेगा मेथड मेक साउंड, तो आउटपुट आना चाहिए बार्क। तो क्या करेंगे इसके लिए, सलोनी। कुछ आइडिया आ रहा है क्या कर सकते हैं हम लोग इसके लिए। हमें मेक साउंड का, उसने बोला है कि डॉग क्लास में ओवरराइड कराना है मेक साउंड मेथड को। तो ये हमारे पास है डॉग क्लास, एंड इसमें हमें ओवरराइड कराना है कौन सा मेथड, क्योंकि हमने एनिमल क्लास को यहाँ पर इनहेरिट करा रखा है, तो ये हमारी पेरेंट है एनिमल, और डॉग क्लास जो है चाइल्ड क्लास है। तो ये बेसिकली ओवरराइड करेगी कौन सा मेथड, कैन यू गाइस प्लीज कुछ बोलोगे। जो भी दिमाग में आ रहा, गलत भी होगा ठीक है, सही हो जाएगा, कुछ तो बोलो, कुछ भी। We create override make sound function. ओवरराइड मेक साउंड, तो जैसे हमने ओवरराइड मेक साउंड किया तो हमारे पास मेथड आ गया। अगर हम इसको रन करेंगे देन हमें क्या आउटपुट मिलने वाला है, Sound some sound. सम साउंड। बिकॉज हम लोग अभी भी स्टिल यहाँ पर सुपर मेथड को कॉल कर रहे हैं, वो सुपर को हम टारगेट कर रहे हैं कि जो भी सुपर, जो हम मतलब सुपर मतलब पेरेंट क्लास, जो हमारी पेरेंट क्लास रहेगी उसका मेक साउंड यहाँ पर प्रिंट कर देगा। लेकिन हमको बोला गया है, हमारे पास एक्सपेक्टेड आउटपुट आना है कि मेक साउंड जो है वो बार्क को प्रिंट करे, ना कि सम साउंड को। तो हम ओवरराइड तो करेंगे मेथड के नेम को, लेकिन हम इसको हटा देंगे, बल्कि हम अपना खुद से एक प्रिंट बनाएंगे, एंड यहाँ पर हम लोग बार्क लिख देंगे। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, बेसिकली एनिमल क्लास को हम उसका पेरेंट क्लास यूज कर रहे हैं, लेकिन हमने मेक साउंड जो है वो अपना खुद का बना लिया। जब एनिमल था उसमें मेक साउंड सम साउंड वाला था, लेकिन जब हम डॉग यूज कर रहे हैं तो इस क्लास में हमने मेक साउंड अपना खुद का बना लिया है। और अगर हम चाहते हैं कि दोनों ही प्रिंट हो जाए तो हम वो भी करा सकते हैं, कि हमें ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। तो ये जस्ट मैंने आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल भी दिया था लास्ट टाइम भी, कि जब हम इनहेरिट करते हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इट जस्ट लाइक कि ये इस तरह से होता है कि जैसे आपके पापा के पास कोई प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी आपके पास आ गई, एंड आपने अपने भी मेहनत करके आपने खुद से भी प्रॉपर्टी खरीद ली, तो पापा की प्रॉपर्टी तो आपके पास ऑलरेडी रहेगी रहेगी, उसके साथ साथ आप अपनी खुद की प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हो अपनी मेहनत से।
तो सेम काइंड ऑफ वही चीज यहाँ पे हो रही होती है। और अगर हम यहाँ पर ओपन नहीं लगाएंगे, अगर हम इस ओपन कीवर्ड को हटा दें तो क्या होगा, कोई बताएगा? इस ओपन को हटा देते हैं तो एनीवन? चलो हटा के ही देख लेते हैं। तो अगर हम जैसे इसको ओपन को हटाएंगे, आप देखोगे यहाँ पर उसने एनिमल को एरर देना स्टार्ट कर दिया। एनिमल क्लास को वो ओवरराइड नहीं कर पाएगा, बोल रहा है दिस टाइप इज फाइनल सो इट कैन नॉट बी इनहेरिटेड फ्रॉम। सो अगर हम इसको ओपन नहीं करेंगे, मतलब इस एनिमल क्लास को अगर ओपन नहीं करेंगे तो ये डॉग क्लास के पास ये प्रॉपर्टी नहीं जाएगी। सो अगर हम इस क्लास को ओपन नहीं करेंगे तो ये जो डॉग क्लास है, वो एनिमल क्लास है, वो डॉग का पेरेंट नहीं बन पाएगा। ठीक है, वो बोलेगा नहीं हम डॉग को नहीं जानते, और डॉग के साथ हम डॉग को हम अपना चाइल्ड नहीं बनाएंगे। सो हमें कोई भी क्लास को इनहेरिट कराने के लिए, एक्सेस देने के लिए उसे पहले खोलना रहता है, क्योंकि ये पहले से फाइनल रहता है, तो इसे ओपन करना पड़ेगा। तो जब तक ये प्रैक्टिस नहीं करोगे इस तरह के क्वेश्चन, तब तक आपको नहीं समझ आएंगे ये सारे ऊप्स के कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द एम्प्लॉय क्लास complete the employee class so that each subclass implement the calculate bonus method। और बोनस निकालने का है, सैलरी में आपको 12 का मल्टीप्लाई करना है। सो मैं यहाँ पे पहले तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज हो रहा है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है आपके सामने, आपके पास एक एम्प्लॉय नाम का एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, जिसमें आपको बोला गया है कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को भी इंप्लीमेंट किया गया है। यहाँ पर देखो मैनेजर क्लास जो है और डेवलपर क्लास, ये एम्प्लॉय क्लास को, एम्प्लॉय जो क्लास है एब्स्ट्रैक्ट, उसको इंप्लीमेंट कर रहा है। तो क्या बोला गया है कि जो मैनेजर और डेवलपर ये जो इंप्लीमेंट कर रहा है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, उसमें आपको उसका बोनस कैलकुलेट करना है। बोनस कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला दिया है कि सैलरी जो है उसमें 12 का मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर हम मैनेजर क्लास को देखें और डेवलपर पे देखो, यहाँ पर हमने जैसे ही इसको एम्प्लॉय को इंप्लीमेंट किया तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मार्क एरर आ रहा है। क्या बोल रहा है कि आपने इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इंप्लीमेंट तो किया, लेकिन उसका मेथड जो है उसके अंदर कैलकुलेट बोनस, आपने उसको नहीं इंप्लीमेंट किया। तो हम यहाँ पर इसको राइट क्लिक करेंगे, इस पे जाएंगे और यहाँ से इंप्लीमेंट मेंबर, या तो आप टाइप भी कर लो मैनुअली या फिर ऐसे इंप्लीमेंट भी कर दो। तो यहाँ पर देखो ये ओवरराइड हो गया ऑटोमेटिक कैलकुलेट बोनस। सेम हम इसके केस में भी करेंगे, ये भी मेथड हमारा जो है वो इंप्लीमेंट हो गया। नाउ आपके सामने क्वेश्चन ये है कि आपको इसका बोनस निकाल रहा है, सैलरी इंटू 12 कर देनी है। तो कैसे करेंगे, प्रिंट एलिन सैलरी हमारे पास कैसे आ रही है, आप देखो मैनेजर के पास नेम है, मैनेजर के पास सैलरी है, तो हमें सैलरी में 12 कर देना है। तो सैलरी सेलेक्ट किया, मल्टीप्लाई बाई 12, और सेम हम इसको कॉपी कर सकते हैं हम अपने डेवलपर के लिए, और हम इन दोनों को कैलकुलेट करना है। और यहाँ पर देखो मैनेजर का ऑब्जेक्ट बनाया, डेवलपर का ऑब्जेक्ट किया, और मैनेजर डॉट नेम से नेम प्रिंट होगा, और मैनेजर डॉट कैलकुलेट बोनस फंक्शन से उनका बोनस प्रिंट हो जाएगा। अगर हम इसको रन करेंगे तो हमें दोनों के, उनके बोनस के साथ साथ उनकी हमें वैल्यू मिल जाएगी। ओके, यहां पर देखो मैंने कुछ मिस्टेक की। क्या बोल रहा है, अ रिटर्न एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड इन अ फंक्शन विद ब्लॉक बॉडी। यहां पर बोल रहा है कि आपको प्रिंट नहीं करना था। क्यों नहीं करना था, क्योंकि उसने बोला है कि हम डायरेक्टली उसको यहाँ पर, जब भी आप इस तरीके से कोई भी जो मेथड होता है, अगर आपने मेथड पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा उसमें हम लोग अगर यहाँ पर कुछ भी डिफाइन कर देते हैं कोलन के बाद अपने मेथड में, तो वो रिटर्न करता है, ना कि तो वो रिटर्न कर रहा होता है। तो जब हम कोई चीज रिटर्न करा रहे होते हैं तो हमें मतलब वहां पे प्रिंट देने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इसको ऐसे कर सकते हैं, रिटर्न और डायरेक्टली सैलरी इंटू 12। तो इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा वो यहाँ पे इस डबल के पास आ जाएगा, और डबल जो है वो रिटर्न कर देगा। डबल में मतलब एग्जैक्टली उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे डबल डेटा टाइप आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि जब हम लोग फ्लोटिंग वैल्यूज में लिखते हैं, जब पॉइंट में कुछ जाता है और जो कि बहुत ही स्पेसिफिक वैल्यू होती है पॉइंट में, बहुत अच्छे डिजिट लाइक 7-8 नंबर चला गया पॉइंट का, तो हमें जब बहुत ज्यादा बड़ा नंबर हो जाता है तो हम डबल डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमने रिटर्न कीवर्ड लगा दिया, तो अब हमें रिटर्न में आउटपुट मिल जाएगा उसका। तो यहाँ पर एलिस का बोनस और बॉब का बोनस दोनों का आपको देखने को मिल जाएगा। ये थोड़ा सा लेंदी था, है वही चीज, बस यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बना था एम्प्लॉय का, जिसमें हमने एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बनाया हुआ है। एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन मतलब वो फंक्शन है जिसका हम सिर्फ नेम दे देते हैं, इसकी जो
एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होती है वो हम बाद में करते हैं। बाद में मतलब जब हम दूसरा कोई क्लास बनाएंगे। तो हमने जब मैनेजर क्लास में इस एम्प्लॉय को इम्प्लीमेंट किया तब हमने उसका ये फंक्शन पूरा डिस्क्राइब किया, पूरे उसका जो कोड था वो हमने यहाँ पर लिखा, ये मैनेजर के हिसाब से। और जब हम डेवलपर के पास गए तो डेवलपर में जब हमने एम्प्लॉय को इम्प्लीमेंट किया तो हमने डेवलपर के हिसाब से उसका बोनस कैलकुलेट किया। तो आप देख रहे हो यहाँ पर हमने एक बार कैलकुलेट बोनस मेथड क्रिएट किया और इसको हम 50 जगह, अगर हमारे पास और भी क्लासेस होती तो हम हर जगह यूज कर लेते। तो यही कहलाता है कोड रीयूजेबिलिटी, कि हमारे पास एक ही हमने फंक्शन बनाया और उसको हम बार बार यूज कर पा रहे हैं। और ये एब्स्ट्रैक्ट होता है तो, और इसको मतलब ये भी है कि ये सिक्योरिटी के पर्पज से भी, कि हम इसको ऐसा भी बना सकते हैं कि ये कोई और एडिट ना कर पाए, रीडेबल बना सकते हैं। तो इस तरह के और भी चीजें होती है। सो दैट्स व्हाई ऊप्स इज इम्पोर्टेंट, जो कि रियल प्रोडक्शन में यूज करते हैं इसीलिए। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास? आर यू गाइज अवेलेबल? ये सुन रहे हो या हम ही बस ऐसे बोल रहे हैं? ठीक है, तो मत जाना, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये आई थिंक अभी आप लोग, आदित्य ने काफी सही एक्सप्लेन किया, तो वही चीज है आपको यहाँ पे बतानी है। ये आई थिंक बता सकते हो। क्वेश्चन है, फिक्स द फॉलोइंग कोड सो दैट इज इवन फंक्शन वर्क विदाउट क्रिएटिंग एन इंस्टांस ऑफ मैथ यूटिल क्लास। आपके पास एक मैथ यूटिल क्लास है, लेकिन आपको क्या करना है, इस मैथ यूटिल क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है। आपको क्या करना है, बिना इस मैथ यूटिल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बिना आपको जो इसका ये इज इवन फंक्शन है वो आपको कॉल कराना है। तो अभी देखो यहाँ पर ये एरर दे रहा है इज इवन, और अगर हम इस फंक्शन को रन कराएंगे, इस मेन फंक्शन को, तो हमें एरर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो इज इवन बोल रहा है कि हमें तो पता ही नहीं है इज इवन क्या है। तो इसके लिए हम ऐसा क्या करें कि हम इस क्लास का, इस मैथ्यूटिल का क्लास का ऐसे ऑब्जेक्ट ना बनाएं, मैथ्यूटिल इज इक्वल टू मैथ्यूटिल, ऐसे ना करें और फिर mu डॉट इज इवन करके हो जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो ऐसा क्या करें कि ये हमारा इस मैथ्यूटिल क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बिना हम इस इज इवन फंक्शन को एक्सेस कर पाए। तो हमें एक कीवर्ड मिलता है, उसकी हेल्प से हम ऐसा करा सकते हैं, क्लास लेवल से एक्सेस, कि हम डायरेक्टली क्लास से एक्सेस कर सकते हैं। कौन सा कीवर्ड लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट कीवर्ड। ऑब्जेक्ट कीवर्ड, लेकिन ऑब्जेक्ट से तो हम सिंगलटन कीवर्ड बना सकते हैं। तो हमें ऑब्जेक्ट के साथ एक कीवर्ड और लगाना पड़ेगा, कंपेनियन। कंपेनियन। यस, कंपेनियन ऑब्जेक्ट। तो अभी क्या है, जब हम कंपेनियन ऑब्जेक्ट के अंदर अगर हम इस फंक्शन को डाल देंगे, उससे क्या होगा, ये हमारा क्लास लेवल पे आ जाएगा, मतलब कि हम डायरेक्टली क्लास से ही एक्सेस कर सकते हैं। तो अब देखो, कंपेनियन ऑब्जेक्ट के अंदर जैसे हमने इस इज इवन फंक्शन को डाल दिया, तो आप देखोगे यहाँ पर मेन को हम जैसे कॉल कर रहे हैं तो मैथ यूटिल डॉट इज इवन, तो हम मैथ डायरेक्टली क्लास लेवल से हम एक्सेस कर पा रहे हैं। मैथ यूटिल डॉट इज इवन, मैथ यूटिल डॉट इज इवन हम इसमें डाल दिया, और यहाँ पर ये फंक्शन बेसिकली क्या रिटर्न कर रहा है, या तो इवन होगा तो ट्रू, अगर नहीं इवन होगा तो फॉल्स। तो हम अगर क्लास लेवल से एक्सेस करना चाहते हैं तो हम कंपेनियन ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। सचिन भाई, अगर कंपेनियन हटाओ तो एरर आता है क्या, एक बार देखना। हाँ, आई थिंक आना चाहिए। हाँ, ये आ देखो, रहा है, क्या एरर आ रहा है? सेम कि वो एक्सेस नहीं कर पा रहा है। अच्छा, हाँ, मतलब कि अगर हमने ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर दिया तो शायद उसके लिए हमको मैथ यूटिल का इंस्टेंस बनाना ही पड़ेगा, हम्म, इसलिए कंपेनियन ऑब्जेक्ट जरूरी है। और आई थिंक ओके, एक लास्ट क्वेश्चन और है, सॉरी ये लास्ट नहीं था, ये वाला लास्ट है। दिस इज लास्ट क्वेश्चन गाइस, थोड़ी सी देर और। बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, एक ऑडिट लॉग मेथड है आपको, जो कि आपको क्या करना है, इनएक्सेसिबल बनाना है। बेसिकली आपके सामने दो क्लास है, एक बैंक क्लास है, एक ही क्लास है, बैंक क्लास है। इस बैंक क्लास के अंदर आपके पास दो मेथड है, एक ऑडिट लॉग मेथड है और एक डिपॉजिट मेथड है। तो अब आपको करना यह है कि जो ऑडिट लॉग मेथड है ये कोई ना पढ़ पाए, मतलब इस बैंक क्लास के बाहर नहीं जाना चाहिए। डिपॉजिट तो मतलब कोई भी कर पाए, लेकिन जो ऑडिट लॉग वाला है, अभी क्या कर रहे हैं, जब हम इस मेन फंक्शन को कॉल करा रहे हैं बैंक के ऑब्जेक्ट के साथ, तो बैंक डॉट डिपॉजिट
इसमें डिपॉजिट भी कर पा रहा है कोई भी, और अगर हम ऑडिट करना चाहते हैं तो देखो ऑडिट भी कर पा रहा है कोई, ये देखो बैंक डॉट ऑडिट लॉग। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि इसमें जो ऑडिट वाला है ये कोई बाहरी व्यक्ति, इस बैंक क्लास के बाहर का आदमी कोई इसे ऑडिट ना कर पाए। तो हम ऐसा क्या करेंगे इसमें इस फंक्शन के साथ जिससे कि ये कोई और ना कर पाए बैंक क्लास के बाहर। तो हम कौन सा विजिबिलिटी मॉडिफायर यूज कर लेंगे यहाँ पर? प्राइवेट। प्राइवेट। तो अगर हम इस ऑडिट लॉग को हम क्या कर देते हैं, प्राइवेट कर देते हैं, तो अगर हम नीचे जाएंगे और यहाँ पर देखो बैंक डॉट ऑडिट लॉग में आपको एरर मिल गया, बोल रहा है कि कैन नॉट एक्सेस ऑडिट लॉग, इट इज प्राइवेट इन बैंक। तो ये वाला जो ऑडिट लॉग हो गया ये प्राइवेट हो गया, और ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे एक्सेसिबल है, सिर्फ इस बैंक क्लास के अंदर अवेलेबल है। तो अगर हम बैंक क्लास के अंदर ही अंदर कुछ कर रहे हैं तब तो हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर देखिए ऑडिट लॉग हम यहाँ पर यूज करना चाहें इस फंक्शन, इस क्लास के अंदर, इस क्लास के अंदर, ये बैंक क्लास के अंदर, तब यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बैंक क्लास से जैसे ही बाहर आ गए हम यहाँ पर इसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो देखो यहाँ पे एरर दे रहा है, और इसको हम कमेंट करते हैं एंड देन अपने डिपॉजिट फंक्शन को हम एक्सेस कर पा रहे हैं बिकॉज ये हमारा क्लास के बाहर एक्सेसिबल है, ये प्राइवेट नहीं। ठीक है, दैट्स इट। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ओके आदित्य, आई थिंक हेलो। टाइम भी हो गया है। हाँ, हेलो एवरीवन। तो अभी देख लेते हैं कि अगले नेक्स्ट 3 दिन हमको क्या पढ़ना है। अब यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ऊप्स खत्म हो गई, अब यहाँ से कॉटलिन की जो नेक्स्ट लेवल फीचर्स होते हैं वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कोड्स भेज देंगे, हाँ ठीक है। हाँ तो अभी अभी आगे से हम लोग क्या पढ़ना स्टार्ट करेंगे, फंक्शनल प्रोग्रामिंग। फंक्शनल प्रोग्रामिंग के जो फीचर्स है ना, उसमें क्या रहता है, हम फंक्शंस के थ्रू कोटलिन के जो सुपर पावर है ना उसको यूज कर पाएंगे। बाकी लैंग्वेजेस में हमें किसी कुछ कुछ लैंग्वेज में हमको ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग के फीचर मिलते हैं। इसमें हम ऊप्स और फंक्शन दोनों का यूज कर पाते हैं एक अच्छे से अच्छा कोड लिखने के लिए। तो अगर आप इस वाले फेस को अच्छे से कर लोगे तो आपको पूरे पूरे थ्रू एंड्रॉयड डेवलपमेंट आपको बहुत काम आने वाला है। इसलिए इसको इग्नोर मत करना, इसके जो भी सिंटैक्स की प्रैक्टिस है जरूर करना। अगर ऐसा लग रहा है समझ में आ गया तो भी खुद से टाइप करना। जैसे हायर ऑर्डर फंक्शन आने वाला है, लैम्डा फंक्शन, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट, अप्लाई, विद, जो स्कोप फंक्शंस हो गए। तो अब इनको देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। ज्यादा टाइम तो नहीं है, 15 मिनट के लिए और रुक सकते हैं आप लोग तो। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्या है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। मेरी स्क्रीन शेयर हो रखी है क्या? एक बार ही कट कर, एक बार ही दोबारा से कट करके प्रेजेंट करो बिकॉज वो फुल स्क्रीन में शो नहीं हो रही है इस साइड से, ओके। रिकॉर्ड नहीं हो रहा है अच्छे से। अभी शो हो रहा है क्या? हम्म, इंटेलिजेंट आइडिया दिख रहा है क्या? ओके। तो हाँ, तो हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले लिस्ट और मैप के बारे में। अभी जो नेक्स्ट वीडियोस होंगे ना कॉटलिन के, उनमें क्या क्या टॉपिक्स होंगे, जल्दी जल्दी उन टॉपिक्स के बारे में बता देता हूँ। टॉपिक्स होंगे लिस्ट, मैप, और हायर ऑर्डर फंक्शन, लैम्डा फंक्शन, और कुछ ऐसे फंक्शंस हैं हायर ऑर्डर फंक्शन जैसे कि मैप, फिल्टर, फॉर ईच, सॉरी एक्सटेंशन फंक्शन, जिनका यूज करके हम कुछ चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बारे में आगे देख लेते हैं जल्दी, एक ओवरव्यू। एक्सटेंशन फंक्शन, स्कोप फंक्शन, जेनरिक्स, तो ये सारी चीजें रहेंगी। आपको 40 वीडियोस तक तो करना ही है, और कोशिश करना कि अगर रिवीजन भी कर सकते हो तो वो भी सही रहेगा, क्योंकि 5-7 मिनट की वीडियोस में ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, एक सेकंड। तो पहले देखते हैं कि लिस्ट क्या होते हैं। लिस्ट हमको कॉटलिन में दो टाइप के मिले हुए हैं। पहला म्यूटेबल लिस्ट और दूसरा इम्यूटेबल लिस्ट। तो म्यूटेबल लिस्ट में क्या रहता है कि हमने एक बार डिक्लेयर कर दिया तो उसमें ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, है ना, उसको एक्सेस कर सकते आदित्य हैं उसके। स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही मुझे। शेयर क्या, एक सेकंड चेक करता हूँ। एक सेकंड में एग्जिट करके आता हूँ, है ना।
स्क्रीन इंटायर स्क्रीन ही कर देता हूँ। शो हो रहा है क्या अभी? ओके, तो हमारे पास अभी दो टाइप की लिस्ट है। पहला म्यूटेबल लिस्ट, जिनको हम चेंज कर सकते हैं, मतलब कि उसमें ऐड कर सकते हैं, कुछ भी रिमूव कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक म्यूटेबल लिस्ट बनाई सिंपल सी, जिसमें हमने 3 स्ट्रिंग के एलिमेंट लिए, एप्पल, बनाना, चेरी, और यहाँ से हमने क्या किया, ऐड, एक एलिमेंट ऐड किया जिसका नाम था डेट। मतलब जो भी वैल्यू हो सकती है, अगर इंटीजर के लिए हमने स्ट्रिंग बनाई हुई है। अब स्ट्रिंग जैसे हम जावा में क्रिएट करते थे ना, तो हम टाइप डिफाइन करते थे, हमको यहाँ पे टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि टाइप इन्फ्रेंस के कारण। जैसे हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि हम कौन सी स्ट्रिंग, मतलब कौन सी लिस्ट हम बना रहे हैं। हमने यहाँ पे बनाया म्यूटेबल लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, जो स्ट्रिंग वैल्यूज कंटेन करेगा। ठीक है, समझने के लिए हम लिख लेते हैं सारे टाइप्स। कुछ इंटीजर लिस्ट भी हम बना सकते हैं, जिसमें हम इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। चलो देख लेते हैं इंटीजर लिस्ट का भी एग्जाम्पल। ये हो गई हमारी इंटीजर लिस्ट, और इसमें वैल्यूज दे देते हैं कॉमा सेपरेट 1 2 3। ठीक है, ये हमारी हो गई इंटीजर की लिस्ट। इसमें हमको कुछ भी ऐड करना है, हम 4 ऐड करना चाहते हैं, हम कर देते हैं 5 लिस्ट डॉट ऐड। ऐड का यूज करके हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं इसमें। बस डेटा टाइप का ध्यान रखना होगा। अगर हमने इंटीजर की लिस्ट बनाई है तो सिर्फ उसमें इंटीजर वैल्यू ही ऐड हो सकती है, अगर कोई दूसरी वैल्यू ऐड करोगे तो एरर आएगा। ठीक है, ये था हमारा म्यूटेबल लिस्ट, जिसको हम चेंज कर सकते थे। इम्यूटेबल लिस्ट क्या होते हैं? ऐसे लिस्ट जिनमें हम ऐड और रिमूव नहीं कर सकते। जैसे ही आप ऐड रिमूव करने की कोशिश करोगे, वहां पे एक एरर आ जाएगा। एरर क्या? कि अनरिजॉल्व्ड रेफरेंस ऐड। क्योंकि इस ऑब्जेक्ट पे हम अगर ये फंक्शन कॉल करना चाहेंगे, तो वो अवेलेबल ही नहीं है, आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि इम्यूटेबल लिस्ट का काम ही यही है। और इसको डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं, इसका टाइप होता है लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। म्यूट जो इम्यूटेबल लिस्ट होती है उसके लिए हम यूज करते हैं लिस्ट, है ना। और जो म्यूटेबल लिस्ट होती है उसमें हम यूज करते हैं प्रॉपर लिख के म्यूटेबल लिस्ट। यहाँ पे किसी को दिक्कत है क्या? सिंटेक्स में कंफ्यूजन है क्या? कोई भी हम वेरिएबल बनाते हैं कॉटलिन में, तो उसका बेसिक क्या है, पहले हम उसमें वैर या वेल डिफाइन करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसका वेरिएबल का नेम देते हैं, और ये क्या होता है, कॉलन के बाद ये उसका टाइप होता है, फिर इक्वल टू के बाद उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है वो है, और यहाँ पे हमने प्रिंट कराया हुआ है। उसी तरह हमारे पास दो चीजें अवेलेबल है, मैप, म्यूटेबल मैप और इम्यूटेबल मैप। तो मैप का क्या काम होता है कि अगर हमको कोई भी वैल्यू की वैल्यू पेयर में स्टोर करनी है, इसको हम वो कर लेते हैं कमेंट आउट, प्रिंट करके देखते हैं मैप को। एंट्री है नहीं, एक सेकंड। मैप का ये काम होता है कि अगर हमको कोई भी ऐसी वैल्यूज है जो की वैल्यू पेयर में स्टोर करनी है, जैसे की 1 की जगह क्या वैल्यू स्टोर हो रही है 1, की 2 की जगह स्टोर हो रही है 2। तो कई बार हमको कुछ ऐसी चीजें स्टोर करनी होती है जिनमें हमें इनकी जरूरत पड़ती है, की वैल्यू पेयर की। ठीक है, तो अगर हमको इस फॉर्म में वैल्यू स्टोर करनी है तो वहां पे हम यूज करेंगे मैप का। मैप भी सेम उसी तरह दो टाइप के, एक इम्यूटेबल मैप, जिसमें हमने एक बार अगर डिक्लेयर कर दिया ना, उसके बाद हम उसमें वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, ऐड रिमूव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया है इम्यूटेबल मैप, मैप ऑफ, यहाँ पे हमने पहली वैल्यू दी जिसकी ये की थी, की क्या है 1, और 1 की जगह क्या स्टोर हो रहा है, ये एक टेबल फॉर्म में स्टोर हो रहा होता है। समझो कि दो कॉलम बन जाते हैं, एक में की आता है, एक में वैल्यू आता है। ठीक है, अगर इसको हम वर्टिकली लिख दे तो ये ऐसा टेबल बन जाता है। ये ऐसा टेबल फॉर्म में स्टोर हो रहा होता है, मतलब ऐसा दिखता नहीं है मेमोरी साइड से, बट स्टोर ऐसे ही होते हैं की वैल्यू पेयर में। जैसे अगर यहाँ पे हम ये ले रखे होते हैं, दोनों स्ट्रिंग होता, हमने ले रखा होता नेम, तो और एक ले रखा होता उसके मार्क्स। तो हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू अगर ली होती और यहाँ पे इंटीजर सेव हो रहे थे, तो हम ऐसे भी वैल्यू सेव कर सकते थे।
कि नेम हम स्टोर करा रहे हैं सलोनी, और उसके कोरेस्पॉन्डिंग उसके मार्क्स, कि उसको कितने मार्क्स मिले हैं। अब ऐसे टाइप की जब भी सिचुएशन होती है तो हम यहाँ पे मैप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इम्यूटेबल मैप जिनमें कोई वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते हैं डिक्लेरेशन के बाद। म्यूटेबल में क्या है, हम उसमें चेंज कर सकते हैं वैल्यू। इसमें क्या है, हम फोर्थ इंडेक्स में क्या स्टोर कर रहे हैं। जैसे एरे लिस्ट में क्या होता है और म्यूटेबल लिस्ट वगैरह में क्या होता है, इंडेक्स होते हैं ना, इसी तरह इसमें भी कीज होते हैं। कीज के थ्रू तुम कोई भी चीज एक्सेस कर सकते हो। अब जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, की 1 में स्टोर किया 1, 2 में स्टोर किया 2, 3 में स्टोर किया 3। अगर हमको कोई भी चीज को एक्सेस करना होगा 3 में क्या वैल्यू है, तो हम एक्सेस कर सकते हैं इस ब्रैकेट के थ्रू, म्यूटेबल मैप 3। इस की जो भी वैल्यू होगी हमें मिल जाएगी अगर हम प्रिंट करवाएंगे तो। ठीक है, यहाँ पे किसी को डाउट है क्या? ये इजी है काफी, लिस्ट वाला ही सिस्टम है पूरा। इंडेक्स गेट करना और उसकी वैल्यूज प्रिंट कराना, इसमें किसी को डाउट है क्या? मुझे नहीं लगता, यहाँ पे टाइम देना चाहिए, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हायर ऑर्डर फंक्शन लैम्डा फंक्शन में थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में। ठीक है, अब देख लेते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन और लैम्डा फंक्शन। तो हायर ऑर्डर फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो या तो इनपुट में एक फंक्शन लेते हैं। जैसे नॉर्मल फंक्शन क्या होते हैं, जो इनपुट में क्या है, इंटीजर ले सकते हैं, डबल ले सकते हैं, फ्लोट। लेकिन ये ऐसे फंक्शन होते हैं जो या तो इनपुट में फंक्शन ले रहे होते हैं या तो रिटर्न फंक्शन कर रहे होते हैं, पूरा का पूरा फंक्शन है। जैसे कुछ फंक्शन हमारे ट्रेडिशनल फंक्शन जो होते थे, वो डेटा टाइप नॉर्मल इस टाइप के, जैसे इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं या तो स्ट्रिंग ले रहे हैं, और रिटर्न क्या करते थे, सिंपल कोई एक एक सिंगल डेटा टाइप की वैल्यू। बट ये पूरा का पूरा ये देखो फंक्शन रिटर्न कर रहा है, कैलकुलेट फंक्शन हमने क्रिएट किया। और इसको अगर ब्रेक डाउन करें इसके सिंटैक्स को, तो कोई भी फंक्शन हम बनाते हो सबसे पहले ये प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, ये सारा तो यूज करते हैं। विजिबिलिटी मॉडिफायर जैसा कि अभी सचिन ने बताया था, उनका यूज किया। फन कीवर्ड हमने यूज किया यहाँ पे, इस फंक्शन का नेम दिया हमने। अब यहाँ पे ही सारा खेल रहता है कि ये हमें डिफाइन कैसे करना है। नॉर्मल अगर हम इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं उसके लिए हमने एक्स इंट ले लिया, फिर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हमने दूसरा पैरामीटर दिया जो कि है वाई इंटीजर वैल्यू। अब ये तीसरा पैरामीटर क्या है, ये खुद एक फंक्शन हमने इसमें पास किया है जिसका नेम ऑपरेशन है, और जिसका टाइप क्या है कि ये ऐसा फंक्शन है जो जो इनपुट में लेता है दो इंटीजर वैल्यूज और रिटर्न करता है इंटीजर। ठीक है, तो ये एक ऐसा फंक्शन इनपुट में ले रहा है। ये देखो कैलकुलेट फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू ले रहा है, दूसरी भी इंटीजर वैल्यू, और तीसरा खुद एक फंक्शन ले रहा है जो कि सेम, मतलब कि दो इंटीजर वैल्यू और एक रिटर्न कर रहा है इंटीजर। यहाँ पे किसी को डाउट है क्या कि ये कैसे वर्क कर रहा है कैसे नहीं? सलोनी, समझ आ रहा है? ओके, तो देखते हैं कि ये परफॉर्म कैसे करते हैं हमें कोई भी ऑपरेशन इसमें। फॉर एग्जाम्पल हम प्रिंट करते हैं, कॉल करेंगे हम कैलकुलेट फंक्शन को, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम एक वेरिएबल में स्टोर कराएंगे जो भी रिटर्न हो रहा है। जैसे अगर हमको सम कराना है दो नंबर्स का, तो हम यूज करेंगे कैलकुलेट फंक्शन का, जिसमें हम पास क्या करेंगे, पहली वैल्यू हमको इंटीजर करनी है, हमने 5 पास किया, कॉमा दूसरी वैल्यू हमको क्या है, इंटीजर पास करनी है, हमने ये पास किया। अब हमको यहाँ पे पास करना है एक फंक्शन। अब हम फंक्शन कैसे पास करेंगे, ये हम देखेंगे लैम्डा फंक्शन जब क्रिएट करेंगे तब। अभी हम यहाँ, अभी के लिए हम सिर्फ यहाँ पे या तो अगर हमारे पास कोई ऑलरेडी फंक्शन क्रिएटेड हो तो हम वो भी पास कर सकते हैं, लेकिन उसका जो मेथड सिग्नेचर है सेम ऐसा होना चाहिए जैसा ये दिख रहा है। ठीक है, तो हम एक फंक्शन जल्दी से बना लेते हैं, फन सम, जो इंटीजर वैल्यू ले रहा है 2 और रिटर्न भी करेगा एक इंटीजर वैल्यू। ये दो इंटीजर वैल्यू ली इसने और इसको भी रिटर्न भी करना है सेम वही। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन हमने बना लिया है और इसमें x प्लस वाई करके हम रिटर्न करवा दे रहे हैं। ठीक है, इजी पीजी, बिल्कुल सम फंक्शन हमने बनाया जो सिंपल बेसिक हर लैंग्वेज में आपने पढ़ा होगा, सी में, सी प्लस प्लस में। तो हमने क्या किया, एक कैलकुलेट फंक्शन को कॉल किया जिसमें हम रिजल्ट ऑफ सम कर देते हैं। ठीक है, रिजल्ट 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 वेरिएबल बनाया जिसमें हमने कॉल क्या किया है, कैलकुलेट फंक्शन को। वो वैल्यू ले रहा है 5 और 6 और हमने बताया कि इसका सम करके हमको रिटर्न करना है। हमने डायरेक्ट पास कर दिया इसमें सम, मतलब हमने इसमें एक फंक्शन ही पास कर दिया।
ये देखो, इसमें मेथड सिग्नेचर डिफरेंट आ रहा है क्या, रिक्वायर्ड, और एक सेकेंड, नहीं ये तो सेम है, एक्स वाई, एक्स प्लस वाई रिटर्न कर रहा है इंटीजर। अच्छा, इन्वोकेशन भी तो जरूरी है। अभी हमने लैम्डा फंक्शन नहीं पास किया है, तो समझ जाओ कि हमको यहाँ से वैल्यू खुद ही देनी पड़ेगी, ठीक है। अरे यार, लैम्डा फंक्शन बनाना ही पड़ेगा लगता है। अच्छा, ये ऐसे हम फंक्शन नहीं पास कर सकते, तो चलो हम लैम्डा फंक्शन देख ही लेते हैं क्या है, नहीं तो कंफ्यूज होंगे हम। पहला हायर ऑर्डर फंक्शन तो समझ में आ गया ना, कि ऐसे फंक्शन जो या तो इनपुट में कोई फंक्शन लेते हैं या तो रिटर्न करते हैं कोई फंक्शन, ठीक है। अब लैम्डा फंक्शन का काम कहाँ पे आता है। लैम्डा फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता, वो एक एनोनिमस फंक्शन होते हैं। वो हम एक सिंगल लाइन में भी डिक्लेयर कर सकते हैं, मल्टीपल लाइन में डिक्लेयर कर सकते हैं, बट उनका ऐसा कोई नाम नहीं होगा, ठीक है। वो एक लावारिस फंक्शन समझ लो, कि उनका कोई नाम नहीं है। उनको जब भी एक्सेस करना होगा, या तो हमको एज अ एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली हम किसी पैरामीटर में पास कर सकते हैं उसको यूज करने के लिए। लेकिन उनको ऐसे डिक्लेयर नहीं करते हम प्रॉपर विथ नेम, उनको डायरेक्टली हम टाइप के साथ डिक्लेयर करते हैं, और उसका हम उसमें कोड क्या एग्जीक्यूट करना है वो पास कर देते हैं। तो चलो लैम्डा फंक्शन देख लेते हैं कैसे बनाते हैं, क्या है। हम सिंपल एक बनाते हैं, ऐड फंक्शन, इसी को यूज कर लेते हैं। हमने सिंपली क्या है, यहाँ पे एक लैम्डा बनाया हुआ है, जिसमें हमने एक विजिबिलिटी मॉडिफायर प्राइवेट रखा, जिसे आउटसाइड के क्लास यूज नहीं कर पाए, वेल डिफाइन किया। और ये समझ लो कि एक वेरिएबल है, और एक, चुप रहो, हेलो, हेलो, हाँ, वॉइस आ रही है अभी यार। हेलो, हेलो, वॉइस आ रही क्या। चलो ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हाँ, हूँ। अरे इलेक्ट्रिसिटी कट, जल्दी जल्दी देख लेते हैं, बाकी तुम लोग वीडियोस से करना, और जो भी कोई डाउट हो ना, हायर ऑर्डर फंक्शन, लैम्डा फंक्शन, इनमें कोई भी डाउट होगा मेरे को एक कॉल कर देना, अपन उसी टाइम पे कोई मीट रख लेंगे, या तो या कल मैं हम एक लोग वीडियो रख लेते फाइल। हैं क्या मीट, अगर कल या फिर मंडे को, ये सेम टॉपिक पे, क्योंकि ऑलरेडी आज दिक्कत काफी ये है, टाइम। मेरा एक टास्क है, प्रोजेक्ट है, ओके, और मंडे। एक इंटरव्यू था मंडे को। ओके, तो मंडे को हम ही रख लेते हैं, यही टॉपिक्स ही तो रिवाइज कराने ना। तो आफरीन भी हाँ, नहीं ये भी कर होगा, है ना। सकते हैं। तो ठीक है, ऐसा सही रखते रहेगा हैं फिर। कि लाइक अभी लेट भी हो गया है काफी। तो हम लोग मंडे को हम्म सेम हम्म, हम्म। टाइम पे रख लेते हैं, 9 से 10 पे नेक्स्ट क्लास में, और हाँ ये हाँ टॉपिक करा देते हैं फिर। मंडे को मैं क्लियर करा हाँ, दूंगा। ठीक है। ओके। ठीक है गाइज, हम लोग फिर कल क्लास रखते हैं, वो सॉरी मंडे को क्लास रखते हैं नेक्स्ट। और ये सेम टॉपिक रहेंगे, और बाकी आप लोग के पास जो वीडियो असाइनमेंट देना है क्या इनको, फिर नहीं देना है। असाइनमेंट दे देते हैं अभी तक के लिए, क्योंकि पढ़ा रहेगा, नहीं तो कल फिर से एक बार वो करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो मैं असाइनमेंट भेज दूंगा। दे, हाँ हम्म असाइनमेंट दे देना। और ये सेम टॉपिक जो हम्म। रहेंगे उस पे, क्योंकि आज ऑलरेडी हम लोग के पास 15 ही मिनट बचे थे केवल लास्ट टाइम पे, तो उस हिसाब क्योंकि ये से। हायर ऑर्डर फंक्शन और लैम्डा फंक्शन ऐसी चीजें हैं, इनको थोड़ा ज्यादा टाइम देना चाहिए। इनके सिंटैक्स में बहुत प्रैक्टिस करना, खुद से बना बना के खुद से टाइप करना। जैसे आपने देख लिया ना, आपको समझ में तो सब आ जाएगा कैसे क्या वर्क कर रहा है, लेकिन अगर आप खुद से टाइप करके नहीं देखोगे तो एग्जैक्ट सिंटैक्स आपको पता नहीं चलेगा कि क्या यूज करना था।
बहुत सारी गलतियां होती हैं इन दोनों में तो कंफर्म, इसलिए इनको मिस मत करना बिल्कुल भी। इनको तुम 15-20 बार जब तक प्रैक्टिस नहीं कर लेते तो अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी इनकी। ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर कल। मंडे अगर को, मेरे मंडे को। पास टाइम रहा तो मैं भी जो है, अच्छा मंडे को, हाँ, तो मंडे को तो आज कितना है, आज आज 18 सैटरडे एक ना, दो, अच्छा कल हाँ ठीक है संडे। ठीक है, मंडे को सही है, मंडे की शाम को। सेम हाँ तो डे। ये सारे लास्ट में ही हैं वैसे भी। ओके, चलो और ये ठीक है। हमारी नेक्स्ट मंडे जो है वो लास्ट क्लास होगी कॉटलिन पे। इसके बाद हम लोग कॉटलिन पे नहीं, एंड्रॉइड स्टार्ट करेंगे आफ्टर मंडे। ओके ठीक है, और कोई भी डाउट्स रहेंगे तो संडे लास्ट इवनिंग तक अपने कॉटलिन से रिलेटेड डाउट अपने क्लियर कर लेना, बिकॉज मंडे के बाद फिर हम लोग कॉटलिन कवर नहीं करेंगे, हम लोग एंड्रॉइड स्टार्ट कर देंगे। तो इसलिए अपना पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक बार ट्राई कर लेना पूरा रिवाइज करके, और व्हाट्सएप में रिप्लाई करते रहना, कम्युनिटी में कोई भी डाउट होता है, कुछ भी चीजें और होती हाँ, व्हाट्सएप पे मैं क्वेश्चन अगर भेजूँ ना तो उसका आंसर करना तो विद एक्सप्लेनेशन करना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो है मेरे पास तो मैं भेजता रहूंगा, जैसे कि फंक्शन ओवरलोडिंग से रिलेटेड कुछ ट्रिक क्वेश्चन हैं, तो अगर इनको कर लोगे तो इंटरव्यू में काफी हेल्प होगी, तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो आंसर जरूर कर देना। बाकी सब लोग, सलोनी ने तो शायद किया था वोट ना, सलोनी तुमको स्पेशली मैंने बोला है क्योंकि अभी तुम्हारा बेसिक चल रहा है ना कॉटलिन का, पहली बार इंट्रोड्यूस हुई हो तो जरूरी है। ओके गाइस, ओके। बाय बाय, गुड नाइट।